तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम जोशुआ और प्रिंसेस रिन को आपस में एक बॉन्डफुल प्रॉमिस को करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस रिन ने जोशुआ से ये कहा होता है, मैं पहले तो वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करूंगी। पहले तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें बुलाऊं ही नहीं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बुला भी दिया तो मुझसे वादा करो तुम मुझे दोबारा ढूंढने आओगे और मुझसे दोबारा दोस्ती करोगे। तो इसी खूबसूरती के साथ सीन यहीं पे कट होकर जोशुआ की फ्रेंड और फैमिली पे जाती है, जहां पर फाइनली वो लोग वहीं पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर जोशुआ मौजूद होता है, मतलब कि एवलॉन की कैपिटल में। और यहीं पर अकार्डी मैजिक टावर भी पाया जाता है। यहाँ पर केन आते सार ये बोलता है, जरा देखो तो सही हमें इस जगह को छोड़े हुए कितना वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम कल परसों यहाँ से भाग कर निकले थे। इग्निस यहाँ पर कहती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अपने लॉर्ड जोशुआ को ढूंढना होगा। पर इससे पहले ये लोग आगे बढ़ते भी कि यहाँ पर सैली उनसे कहती है, अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मुझे कोई काम है, मैं सोच लूं कि मैं तुम लोगों से आगे चल के मिलूं। इग्निस यहाँ पर परेशान हो जाता है कि हमारा तो काम है जोशुआ को ढूंढना। सैली उससे बताती है, मैं समझ सकती हूँ पर मेरा भी कोई पर्सनल मैटर है और उसको निपटाना थोड़ा जरूरी है। ये सुनने के बाद इग्निस आगे कहती है, ठीक है सैली, जैसा तुम जाओ, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। सैली जवाब देती है, हाँ फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ वापस मिलूंगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर केन भी मौके पर चौका मारते हुए कहता है, इग्निस मेरा भी कोई काम है तो तुम यहाँ पर संभाल लेना। पर उल्टा इग्निस यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, वो उसके कान से पकड़ते हुए कहते हैं, अबे साले तू कहाँ जा रहा है? अगर यहाँ पर सारे लोग अपनी मौज मस्ती में करेंगे तो क्या काम को मैं ही संभालूंगी? वैसे दोस्तों ये नाइंसाफी हो रही है। सैली एक लड़की है और इग्निस भी एक लड़की है, तो जब सैली जाना चाह रही थी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। कि जब केन ने कहा कि उससे कोई काम है तो आगे से इग्निस उस पर टूट पड़ी है। इग्निस ने उसके कान से उसे पकड़ रखा होता है तो केन बताता है कि तुम्हें मुझ पर टूटने की जरूरत नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भी कोई काम है। लेकिन इग्निस काफी ज्यादा डीप किस्म की लड़की होती है, वो इसके एकदम करीब आते हुए कहती है, टूट पड़ना क्या होता है, क्या मैं तुम्हें इसका मतलब सिखाऊं? ये सुनकर केन के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चल रहा है। केन इसके बाद उसे एक्सप्लेन करना शुरू होता है, बस कुछ खास वजह नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि जोशुआ का फादर ड्यूक एग्नेस भी यहाँ पर होगा और उसकी फोर्सेस भी, जिस वजह से मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका है अपने कुछ दोस्तों से जा मिलूं। इग्निस थोड़ी सी चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारे दोस्त वो कब बने? केन यहाँ पे बढ़ चढ़ के बोलता है, माय लेडी, शायद से तुम ये भूल चुकी हो कि मैं काउंट जोशुआ का ग्रैंड मास्टर हूँ, जिस वजह से वक्त आ गया है कि मैं जोशुआ की ग्रैंड मास्टर की तरह काम भी करूँ। मैं यहाँ पर ड्यूक एग्नेस की फोर्सेस को अप्रोच करूंगा और उनमें से जो जो काबिल लोग होंगे उन्हें करप्ट करके अपनी साइड पे ले आऊंगा। मैं जानता हूँ अगर ड्यूक एग्नेस को पता चला जितनी बड़ी पॉलिटिकल पावर है वो मुझे सजा भी दिला सकते हैं, पर फिर भी मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो थोड़ा बढ़ चढ़ के और थोड़ा ड्रामेटिक वे में बोलता है, अब देखो मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ, पर खूबसूरत से ज्यादा बढ़ के मेरी पावर है, मेरी डेडिकेशन है, मेरी मेहनत है। मैं जोशुआ को लेके बहुत ज्यादा लॉयल हूँ और मैं इसी तरह के डेडिकेटेड सोल्जर्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि आगे चल के जोशुआ को सर्व करेंगे। ओह इग्निस माय लेडी, तुम कभी भी मेरी डिवोशन को नहीं समझ पाओगी, इसके लिए तुम्हें मुझ जैसा खूबसूरत लड़का बनना पड़ता है। ओ याद आया, तुम तो लड़की हो। वो काफी ड्रामेटिक वे में तो बोल रहा होता है, लेकिन इग्निस यहाँ पर उसकी बात से पूरा एग्री करती है। वो बोलती है, तुम्हारी बात ठीक है, जोशुआ के पास वाकई में सोल्जर्स की कमी है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे पास विलियम नाइट की फोर्सेस है, लेकिन उसमें एम्पर मार्कस काफी ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं और वो रेन हार्ट में ज्यादा देर टिक भी नहीं सकती। इस वजह से जोशुआ को रेन हार्ट के अंदर भी फोर्सेस चाहिए जो कि उसके पास फिलहाल बहुत कम है। और वो बोलती है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, मेरे ख्याल में हम लोग पूरे तरीके से एक नोबल फैमिली बनने वाली है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम सबको पता है कि जोशुआ अब एक नोबल है, उसके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है, तो इसका काफी अच्छा खासा चांस है कि जो भी जोशुआ को सर्व करेगा वो भी आगे चल के नोबल बनेगा। और इसी वजह से इग्निस फाइनली मान जाती है और वो केन से कहती है, जाओ जाके ढूंढो उन स्पिरिट नाइट्स को जो कि तुम जोशुआ के लिए चाहते हो शुरू से ही। इग्निस उसके साथ डील करता है कि तुम खाली हाथ लौट के मत आना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और इसी के साथ हम इग्निस और केन के बीच में डील देखते हैं। मेरे ख्याल से अब इग्निस ही अकेली लड़की है जो कि अपने मास्टर जोशुआ को ढूंढेगी,
बाकी सैली तो अपने काम चली गई और हमारा केन नाइट्स ढूंढने निकल पड़ा। दोस्तों कहानी मैजिक टावर के अंदर जाती है जहां पर मर्सनरी ग्रुप की तरफ से वहां के ब्रांच मैनेजर को ये लेटर मिला होता है जिसमें सैली के बारे में ये लिखा होता है, एक सैली नामी लड़की तुम लोगों के मैजिक टावर में आएगी। उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उससे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हें बताता चलूं कि उसका रैंक है मेज नंबर 5। तो वो तुमसे जो भी काम निकलवाने आएगी उसका काम फौरन से कर देना अगर तुम लोग ट्रबल नहीं चाहते। ये सुनते सारी उस ब्रांच मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि एक टीनेजर लड़की, हाँ एक टीनेजर लड़की 16, 17, 18 इसी एज में उसने इतनी ज्यादा कामयाबी पा ली है कि वो यहाँ तक क्लास 5 मेज तक पहुंच चुकी है। वो ब्रांच मैनेजर कहता है ये रैंक तो मैंने बुढ़ापे के अंदर पाया है, जबकि दूसरी तरफ मैं यहाँ पर इस उम्र में जाकर इस रैंक पे पहुंचा हूँ। तभी उसके पास एक मेज भागते हुए आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सर एक जवान लड़की आई है जो कि कह रही है कि उसका रैंक मेज 5 जितना है। ये सुनते ही वो ब्रांच मैनेजर दौड़े दौड़े जाता है हमारी सैली के पास और आते सारी उससे ग्रीट करता है। वो देखता है यहाँ पर बिल्कुल सैली वैसे ही दिखती है जैसे कि लेटर में लिखा होता कि वो जवान है और खूबसूरत है, तो उसे हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना। वो बोलता है माय लेडी मेरा नाम है उबा, मैं यहाँ पर अकाडी का ब्रांच मैनेजर हूँ। इसके बाद वो थोड़ा घबराते हुए कहता है वैसे तो हमारा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, पर चूंकि आपने इतना बड़ा रैंक इतनी बड़ी जवानी में हासिल कर लिया है तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल कर सकते हैं। इसके बाद वो थोड़ा सा शांत होते हुए बोलता है कि आप मेज 5 क्लास को यहाँ पर रजिस्टर करना चाहती है ना, पर मुझे एक लेटर मिला था और इस लेटर के अकॉर्डिंग आप ऑलरेडी मर्सनरी गिल्ड से बिलोंग करती है और ये तो आपको भी पता होगा कि एक वक्त में आप 2 स्टेटस को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है तो आपको मर्सनरी गिल्ड से ट्रांसफर करना पड़ेगा। आगे से माय लेडी कहती है नहीं मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ पर पूरे तरीके से एक मेंबर के तौर पर ज्वाइन नहीं करना चाहती, बल्कि इसके बजाय मैं अपनी क्लास को यहाँ पर रजिस्टर करना चाहती हूँ ताकि आगे चल के मुझे यहाँ पर भटकी हुई मेज ना समझा जाए। पर अब यहाँ पर ऊपर थोड़ी हिरांगी से कहता है माय लेडी आप 5 मेज क्लास तक पहुंच चुकी है, पर अगर आप इससे ज्यादा आगे बढ़ना चाहती है वो आप अकेले में नहीं कर पाएगी। आपके लिए यही बेहतर है कि आप मैजिक टावर को ज्वाइन कर ले। तो यार जितनी ज्यादा आप टैलेंटेड है, अगर आप मैजिक टावर को ज्वाइन करती है और इसका नॉलेज लेती है तो आप और भी आगे बढ़ सकती है, इतनी ज्यादा पावरफुल बन सकती है जिसकी कोई इंतहा तक नहीं होगी। और बिना टावर मैजिक के नॉलेज के मुझे नहीं लगता आप 5 क्लास से ज्यादा आगे बढ़ भी पाएगी। सबसे बढ़ के वो हमारी सैली को बोलता है कि जैसे कि आपको पता भी होगा कि मैजिक टावर में जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उन्हें यहाँ तक पॉलिटिकल पावर भी दी जाती है। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम मैजिक टावर को ज्वाइन करती हो और जितनी ज्यादा पावरफुल तुम हो, तुम्हें जल्द 1-2 साल के अंदर कोई मैजिक टावर में बड़ा रैंक मिल जाएगा और इस रैंक को तुम आगे क्लाइंब करोगी तो क्या पता तुम्हें अच्छी खासी पॉलिटिकल पावर भी दी जा सकती है। पर सैली बोलती है कि नहीं मैं किसी को सर्व करती हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा काम करने को होते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी क्लास को ही रजिस्टर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मैं किसी छोटी मोटी पॉलिटिकल पावर के पीछे नहीं भागी। अगर मैं भागूंगी तो पूरे के पूरे टावर पे मेरा राज होगा। और क्या नाम है उसका, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कि मैजिक टावर के हेड ने अभी हाल ही में ही डिक्लेयर किया है। कहा जा रहा है कि उसने जैक की मौत को कबूल किया जो कि हाल ही में ही अचानक से गायब हो गया, अब उसकी जगह खाली है। तो अगर मैंने बनना होता तो मैं डायरेक्ट उसकी जगह पर जाके बैठने का सोचती। तो आगे से ऊपर कहता है माय लेडी नो ऑफेंस, मैं जानता हूँ आपने जवानी में बहुत बड़ा रैंक को हासिल किया है, पर यह रैंक भी उस गद्दी पे बैठने के लिए नाकाफी है। तो मैं एटलीस्ट मेज 6 तक तो होना चाहिए या फिर इससे भी ज्यादा बढ़कर। सैली आगे से बोलती है तो अच्छा मेज 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1 मिनट मुझे कुछ दिखाने दो। ये बोलते ही सैली यहाँ पर अपनी माना पावर को रिलीज करती है और इनके सामने अचानक से एक बहुत बड़ी बैरियर आकर प्रकट हो जाती है। इसके बाद सैली हर तरह की मटेरियल मैजिक का इस्तेमाल करती है, फायर, विंड, वाटर, लाइटनिंग, जो भी, वो सारा का सारा उस बैरियर पे जाके लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बैरियर पे एक खरोच तक ना ला पाता। बैरियर को यूं अचानक से प्रकट कर देना, हम उस पर बात नहीं करने वाले। हम बात तो इस पर करने वाले हैं कि सैली ने इतनी पावरफुल बैरियर को प्रकट किया लेकिन बिना चैंटिंग के,
बिना मंत्र पढ़े, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मेज 6 लेवल का ही कर सकता है। ये सब देखकर उपा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। चाहे भले ही मेज 5 क्लास पर रजिस्टर है, लेकिन असल में ये मेरे ख्याल में मेज 6 या फिर 7 जितनी पावरफुल है। दूसरी तरफ सरकेन यहाँ पर इंपीरियल नाइट और एवलोन नाइट्स तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वो जोशुआ के लिए अपनी तरह के डेडिकेटेड बंदों को ढूंढ रहा होता है, जिसको सुनकर यहाँ पर केन का दिमाग गुस्से से फटने लगता है। वो पागल होने लगता है। वो सोचता है कि मैं उन कुत्तों के बच्चों पे टूट पड़ूंगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से अचानक से एक खतरनाक डेमोनिक प्रेजेंस फील होते हैं, जिसको महसूस करके सरकेन भी यहाँ तक डर जाता है। सरकेन कभी भी किसी से नहीं डरा होता, क्योंकि सरकेन एक ट्रू वॉरियर है। वेल, वो ट्रू सेंस में तो नहीं डरा होता, लेकिन उसके पसीने जरूर छूटने लगते हैं। अब वो जैसे जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।